पेंट सेगमेंट की एक ऐसी कंपनी जिसने लगभग पिछले 50 सालों से पूरे भारत में राज किया और अभी भी कर रही है। कई सालों से मार्केट लीडर होने के बावजूद कंपनी का शेयर प्राइस 12 रुपये से बढ़ के 3000 हो गया। मतलब इट CAGR ऑफ 25% इन 23 ईयर्स। तो ये उन लोगों के लिए लेसन है जो ये समझते हैं कि मार्केट लीडर होने के बाद कोई कंपनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एशियन पेंट्स के बारे में। हम कंपनी को मोस्टली 4 पॉइंट पर एनालाइज करेंगे। सबसे पहला हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फिनेंशियल्स। और फिनेंशियल्स में मैं लास्ट आपको ये बताऊंगा कि क्या कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था, जिसके चलते लगभग पूरे वर्ल्ड में कियोस मचा था और उस समय पूरे भारत में राज था ब्रिटिशर्स का। अचानक 1942 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पेंट का इंपोर्ट बंद कर दिया, जिसके कारण पेंट का डिमांड इंडिया में अब्रप्टली इंक्रीज करने लगा। जिसे एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए चंपकलाल चौकसी अलॉन्ग विथ हिज 3 फ्रेंड्स एक नया कंपनी सेटअप करते हैं इन द गैराज ऑफ बॉम्बे, जिसे उन्होंने नाम दिया था एशियन ऑयल एंड पेंट्स कंपनी। मज़ेदार बात यह है कि 1940 से 50 के दशक में पेंट के नाम पे केवल ड्राई डिस्टेम्पर ही बिकता था, या कहें चूना, और वो भी मोस्टली कमोडिटी बेसिस पे। इसीलिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए काफ़ी डीलर से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों बेचने का प्लान बनाया और उन्होंने मुंबई के एक गांव में अपना प्रोडक्ट को स्टार्ट किया बेचना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को। जहां एक तरफ अदर पेंट्स कंपनी का फोकस मोस्टली इंडस्ट्रियल सेगमेंट था, वहीं एशियन पेंट्स का मोस्टली फोकस डेकोरेटिव सेगमेंट था और उसी में वो अपना पाँव को पसार रही थी। जैसे डायरेक्ट डीलर्स को पास करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट किया, जिससे कंपनी का मार्जिन बचा, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट होने की वजह से कंपनी को डायरेक्ट फीडबैक भी मिल जाता था, जिसके चलते कंपनी का जो एनालिटिक्स डेटा था फोरकास्ट कर पाने का कैपेबिलिटी कि आने वाला साल किस प्रोडक्ट का डिमांड या किस कलर का डिमांड किस रीजन में कैसा होगा, वो ज़्यादा बेहतर था और दूसरे कंपनी के कंपेरिजन में। जिसके चलते कंपनी ने छोटे छोटे पाउच में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना शुरू किया इन डिफरेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू द डिमांड, फेस्टिवल एंड रीजन। जिसका कारण ये हुआ कि महज 25 सालों में ही कंपनी मार्केट लीडर हो गई। लीडरशिप पोजीशन पाने के बाद कंपनी ने फर्दर एक्सपेंशन के लिए काफ़ी प्रोफेशनल्स को हायर भी किया और इसी के साथ ही कंपनी ने एक मेनफ्रेम कंप्यूटर भी खरीदा 8 करोड़ में, जिसे कंपनी ने फोरकास्ट के पर्पज से मोस्टली यूज़ किया, जिसका बेसिक काम था कि आने वाले सालों में किस कलर का डिमांड किस जगह कितना होगा किस सीजन में, यही पता करना था बेसिकली उस कंप्यूटर का। कंपनी का IPO 1982 में आया। IPO आने के बाद कंपनी ने अपना प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट से बढ़ा के ऑल ओवर इंडिया में कर दिया और 1997 में चौकसी के डेथ और एग्जिट के बाद कंपनी ने अपना पैर को इंटरनेशनल भी पसारना शुरू किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एशियन पेंट्स ने अपना फोकस को कभी भी पेंट सेगमेंट से नहीं हटाया और डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने अपने होम डेकोरेटिव सेगमेंट में किचन और बाथ फिटिंग्स को इंक्लूड भी किया इन 2013-14। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री एशियन पेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि कंपनी कैसे पैसा बनाती है। स्टार्ट करते हैं हम रेवेन्यू से। एशियन पेंट्स को लगभग 83 to 84% रेवेन्यू डेकोरेटिव सेगमेंट से आता है, 2 से 3% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट से, 2 से 3% एडिशनल रेवेन्यू कंपनी को किचन एंड बाथ फिटिंग से आता है और बचा हुआ 11-12% इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। तो ये सब क्या है, एक एक करके चलिए बारी बारी से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से। इसमें कंपनी मोस्टली मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में अपना प्रोडक्ट को बेचती है, मोस्टली पेंट एंड पेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। इसमें कंपनी एशियन पेंट्स के अलावा कुछ और ब्रांड्स को जोड़ के अपना प्रोडक्ट्स को बेचती है, जैसे ये लिस्ट आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो आपको बर्जर नाम दिख रहा है वो कंपनी ने सिंगापुर बर्जर को एक्वायर किया था, जिसे उसने बाद में बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस ऑफ दैट बर्जर कंपनी बेच दिया ऑस्ट्रेलियन ग्रुप को। दूसरा है किचन एंड बाथ फिटिंग्स, जिससे लगभग 2-3% का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें कंपनी लगभग 2012-13 में ही एंट्री की है। और अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखेगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। सो अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस और किचन और बाथ फिटिंग्स को जोड़ के देखें तो ये उतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा है एशियन पेंट्स के लिए। बात करें इंडस्ट्रियल सेगमेंट का तो उससे कंपनी को भी लगभग 2-3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसमें कंपनी डायरेक्ट डील करती है विद अदर कंपनीज। जब कंपनी दूसरे कंपनियों के साथ डायरेक्ट डील करती है तो वहाँ पर रिसीवेबल्स कम होता है, इन्वेंटरी कम होता है, स्टॉक्स कम होता है और साथ में मार्जिन भी कम होता है। तो ये जो सारा सेगमेंट है ये कम मार्जिन वाला बिजनेस है और किचन और फिटिंग्स का तो लॉस मेकिंग है। लास्टली हम बात करते हैं 84% डेकोरेटिव सेगमेंट का। इसमें से कंपनी को काफ़ी हाई मार्जिन जनरेट होता है और कंपनी लगभग पिछले 50 सालों से मार्केट लीडर भी है और इसका मार्केट लीडर होने का रीज़न भी है क्योंकि कंपनी का लिंकअप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से है और कंपनी बहुत सारा डेटा वहाँ से लेती भी है, जिससे उसका एनालिटिक्स और फोरकास्ट करने का काबिलियत काफ़ी बेहतर होता है इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। जिससे कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कंपनी पहले से किस प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा ये पहले एज्यूम कर लेती है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बेचती है। साथ में कंपनी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बहुत सारा कंपनी करती क्या है कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो थोड़ा लेट पेमेंट करे और उनको सहूलियत हो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन एशियन पेंट्स थोड़ा सा उल्टा करती है। एशियन पेंट्स करती क्या है कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बोनस प्रोवाइड करती है अगर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा पहले पेमेंट करते हैं तो, या ऑन टाइम पेमेंट करते हैं तो।
जिससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को काफ़ी बार एडवांस पेमेंट भी रिसीव हो जाता है। साथ में कंपनी फोरकास्ट कर पाती है, जिसके कारण उनके पास स्टॉक्स भी नहीं बचता है या स्टॉक्स जमा नहीं होता है। साथ में मार्केट लीडर होने की वजह से मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स इनका ही टिंटिंग मशीन रखते हैं अपने दुकान में, जो एक एज प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर वो इनका टिंटिंग मशीन रखे हैं तो ज़्यादातर चांस है कि वो इनका ही प्रोडक्ट को बेचेंगे। जिसका कारण ये है कि ये मार्केट लीडर पिछले लगभग 50 सालों से बना बैठा है। साथ में कंपनी ने अपना कुछ स्टोर्स भी ओपन किया है, जहाँ से वो खुद एशियन पेंट्स का सारा प्रोडक्ट बेचती है, जो कि एक अदर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है रियल डेटा लेने का फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और ये सारा रीज़न की वजह से कंपनी का वर्किंग कैपिटल काफ़ी इफेक्टिव भी है, आपको क्लियरली दिखेगा अगर आप देखिएगा। ये तो हुआ प्रोडक्ट का बात। अब हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है। किसी भी पेंट कंपनी को पेंट बनाने के लिए मोस्टली 4 ही प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है: बाइंडर, सॉल्वेंट, पिगमेंट और एडिटिव्स। जहाँ तक बात करें बाइंडर, सॉल्वेंट और एडिटिव्स का, तो ये सारा क्रूड ऑयल से बनता है। डायरेक्टली क्रूड ऑयल से नहीं बनाया जाता है। क्रूड ऑयल से पहले कुछ दूसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाया जाएगा, जैसे पीईटी और पैन, जो कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है गुजरात और तमिलनाडु में, जिसमें से कंपनी 50% खुद कंज्यूम करती है और 50% को बेच देती है, जो अगेन एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स की ये रॉ मटेरियल खुद लगभग मैन्युफैक्चर तो क्रूड ऑयल नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना इसे थोड़ा सा कम पड़ता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। यहाँ तो हम 3 प्रोडक्ट का बात कर लिया। चौथा है पिगमेंट। पिगमेंट बेसिकली होता है कलर। डिफरेंट चीज़ों का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करने में। आपको ये लिस्ट दिख रहा होगा, मतलब किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, किस रंग को हम क्रिएट करने में आपको दिख रहा होगा। हमारे यहाँ बेसिकली बात करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये भी वाइट कलर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जैसे ओपेसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके कारण होता ही है कि जब इसको दूसरे कलर से मिलाया जाता है तो वो जो कलर होता है वो बाहर खिल के आता है, जिसके कारण जो भी कंपनी पेंट कंपनी होता है उसका मेजर खर्च पिगमेंट में कलर बनाने में तो होता ही है, लेकिन TiO2 में सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में जो भी कंपनी है वो TiO2 के लिए या टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोले उसके लिए डिपेंड करती है चाइना पे। तो यहाँ थोड़ा सा डिपेंडेंसी क्रिएट होता है हर पेंट कंपनी का, इंडियन पेंट कंपनी का टू चाइना। बात करें सेल्स का, तो कंपनी का सेल्स पिछला 10 सालों में ग्रो किया था CAGR ऑफ 10 to 11%, और प्रॉफिट ग्रो किया था CAGR ऑफ 13 to 14%, जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी का मार्जिन जो है एक्सपैंड कर रहा है। जो आपको मार्जिन सेगमेंट में दिख भी रहा होगा कि धीरे धीरे कंपनी का मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है। अब हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। प्रमोटर्स होल्डिंग लो है। यहाँ पे आपको जो हाई होल्डिंग दिख रहा है मोस्टली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कंपनी के होल्डिंग की वजह से है, तो क्लियरली आपको देखने से पता चलेगा कि ये एक प्रोफेशनल रन कंपनी की तरह चल रहा है। जहाँ तक बात है रेम्यूनरेशन का, तो काफ़ी लो है। और जहाँ तक बात है केसेस या स्कैम का, तो मुझे ना मैनेजमेंट और एशियन पेंट्स दोनों के खिलाफ कोई खास सिग्निफिकेंट केस नहीं मिला। लास्टली हम बात करेंगे फिनेंशियल्स का। कंपनी का डेट पिछला 10 सालों में इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉफिट के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी लो है। आराम से कंपनी चाहे तो इसको पूरा का पूरा खत्म कर सकता है अपने प्रॉफिट को यूज करके। और जहाँ तक बात है कंपटीशन का, तो मैंने कंपटीशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बात करें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, जिसके कारण इसको इतना हाई PE मल्टीपल मिलता भी है। बात करें डेट टू इक्विटी का, तो वो लगभग 0.1 के पास, मतलब कंफर्टेबल नंबर के पास आराम से खड़ा है डेट टू इक्विटी। बात करें कैश फ्लो का, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो रहा है, और कंपनी काफ़ी हाई डिविडेंड पेमेंट भी कर रहा है। बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि डिविडेंड पेमेंट की जगह अगर कंपनी डेट को ही डिक्रीज कर देता तो वो ज़्यादा बेटर होता। लास्टली हम बात करेंगे कंपनी का वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट रहा है अराउंड 2600 करोड़। अगर 2600 करोड़ के हिसाब से अगर हम इसको 20 to 30 का PE मल्टीपल देते हैं तो इसका फेयर वैल्यूएशन है अराउंड 5000 to 8000 करोड़। और अगर फ्री कैश फ्लो के हिसाब से निकाले तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है कंपनी का फेयर वैल्यूएशन लगभग 50,000 करोड़। और कंपनी अभी ट्रेड हो रहा है अराउंड लगभग 2 लाख से 3 लाख करोड़ के आसपास, मतलब अपने फेयर वैल्यूएशन से लगभग 4 to 5 टाइम्स हायर मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आया तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि मैं उसे आंसर कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।